दक्षिण एशिया, एक ऐसा इलाका जो अपनी दोस्ती के लिए भी जाना जाता है और दुश्मनी के लिए भी। आज हम इसी के दिलचस्प और थोड़ी सी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन जो है ना, ये दक्षिण एशिया की असलियत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सोचिए, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, मैदान पर कितनी टेंशन होती है ना? लेकिन मैदान के बाहर देखिए तो फैंस एक दूसरे का जबरदस्त स्वागत करते हैं। बस यही यही जो विरोधाभास है, इस पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया है। तो चलिए, इसी विरोधाभास को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये दक्षिण एशिया है क्या। तो पहला सवाल यही उठता है कि जब हम कहते हैं साउथ एशिया या दक्षिण एशिया, तो इसमें कौन-कौन से देश आते हैं? देखिए, दक्षिण एशिया में मुख्य तौर पर ये 7 देश आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब मैप पर देखेंगे तो हिमालय और हिंद महासागर से घिरा ये पूरा इलाका है। इन देशों की सीमाएं भले ही अलग अलग हों, पर इनकी संस्कृति, इनका इतिहास, सब कुछ आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और पता है, यही इस पूरे क्षेत्र की कहानी का निचोड़ है। एक तरफ तो सीमा विवाद हैं, नदी के पानी को लेकर झगड़े हैं, मतलब गहरे संघर्ष हैं, और वहीं दूसरी तरफ व्यापार और विकास के लिए मिलकर काम करने की एक मजबूत इच्छा भी है। अब इन संघर्षों और सहयोग की इच्छाओं को ठीक से समझना है तो हमें पहले इन देशों के अंदर झांकना होगा, उनकी अपनी राजनीति को देखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का सफर कैसा रहा है। देखिए, इस मामले में ना हर देश का अनुभव एकदम अलग रहा है। एक तरफ है भारत और श्रीलंका, जहां आज़ादी के बाद से लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रही। लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां बार बार मिलिट्री रूल यानी सैन्य शासन आता रहा और लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतरती रही। सबकी अपनी अपनी कहानी है। जैसे पाकिस्तान में सेना का दखल हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा। अय्यूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कई बार मिलिट्री ने सत्ता अपने हाथ में ली। बांग्लादेश, जो 1971 की जंग के बाद बना, वहां भी लोकतंत्र आने से पहले सैन्य शासन का दौर आया। नेपाल की कहानी तो और भी अलग है। वहां राजशाही के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला, जिसके बाद 2008 में जाकर लोकतंत्र आया। और हां, भूटान और मालदीव जैसे देशों में ये बदलाव काफी शांति से हुआ। लेकिन इन सारी मुश्किलों और उतार चढ़ावों के बावजूद एक बात बहुत साफ है, और वो ये कि दक्षिण एशिया की जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो डेमोक्रेसी में मजबूती से विश्वास रखते हैं। सर्वे यही बताते हैं कि यहाँ के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग के हों, वो मानते हैं कि शासन का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र ही है। अब जाहिर है, देशों के अंदर जो राजनीति चलती है, उसका असर उनके आपसी रिश्तों पर भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन सीमा पार तनावों की, जो इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। और देखिए, जब भी साउथ एशिया में तनाव की बात होती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? भारत-पाकिस्तान संघर्ष का। ये एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता है जो दशकों से इस पूरे इलाके की राजनीति पर, कह सकते हैं कि, हावी रही है। ये दुश्मनी, इसकी शुरुआत तो बंटवारे के साथ ही हो गई थी। 1947-48 में कश्मीर को लेकर पहली जंग हुई, फिर 1965 में, फिर 1971 में, जिससे बांग्लादेश बना, और फिर 1998 में जब दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो ये तनाव और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। 1999 का कारगिल युद्ध भी हम नहीं भूल सकते। हाँ, ये सच है कि भारत पाकिस्तान का तनाव सबसे बड़ा है, पर यह अकेला नहीं है। भारत के अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर, या नेपाल के साथ उसके चीन से बढ़ते रिश्तों और कुछ सीमा विवादों को लेकर। तो क्या इस क्षेत्र की कहानी सिर्फ लड़ाई झगड़े और संघर्ष की ही है? नहीं, इतने तनाव के बीच शांति और सहयोग के लिए भी कई बड़ी कोशिशें हुई हैं। और इसी उम्मीद के साथ 1985 में सार्क की स्थापना की गई। मकसद बहुत सीधा और नेक था कि इस क्षेत्र के सभी देश आपसी सहयोग से मिलकर तरक्की करें। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आपसी मतभेद, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव, इस संगठन पर हमेशा हावी रहा। नतीजा ये हुआ कि सार्क कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाया। कह सकते हैं कि संघर्ष जो है वो सहयोग पर हमेशा भारी पड़ गया। अच्छा, आर्थिक सहयोग की एक और बड़ी कोशिश हुई साफ्टा के रूप में। इसका लक्ष्य भी बहुत सीधा था, पूरे दक्षिण एशिया को एक फ्री ट्रेड जोन बनाना। मतलब देशों के बीच सामान बिना ज्यादा टैक्स के आसानी से आ जा सके, जिससे सबका व्यापार बढ़े, सबकी अर्थव्यवस्था को फायदा हो। पर यहां भी वही पुरानी समस्या आड़े आ गई, अविश्वास या कहिए ट्रस्ट की कमी।
कई छोटे देशों को ये डर सताता है कि कहीं इस समझौते के जरिए भारत उनके बाजारों पर और उनकी राजनीति पर अपना दबदबा न बना ले। तो इस लगातार चलती हुई संघर्ष और सहयोग की खींचतान के बीच सवाल ये है कि इस क्षेत्र का भविष्य आखिर कैसा दिखता है। इस पूरी तस्वीर को एक और चीज़ है जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, और वो है बाहरी शक्तियाँ। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश, इनके अपने रणनीतिक और आर्थिक हित हैं, जिसके कारण ये दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी सबसे बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या दक्षिण एशिया हमेशा के लिए संघर्ष का ही एक क्षेत्र बना रहेगा, या फिर ये एक सहकारी गुट के रूप में उभर सकता है जिसका एक साझा भविष्य हो? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं है। जैसा कि ये लाइन बिल्कुल साफ करती है, इस क्षेत्र का भविष्य किसी और पर नहीं, बल्कि खुद दक्षिण एशिया के लोगों और यहाँ की सरकारों पर ही निर्भर करता है। फैसला उन्हें ही करना है कि वो संघर्ष की इस विरासत को ही आगे बढ़ाते रहेंगे या फिर सहयोग का एक नया अध्याय लिखेंगे।